सभी को मेरा नमस्कार। आज हम शुरू करने वाले हैं एथिक्स और हमारे सिलेबस में दे रखा है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। आप सभी सोच रहे होंगे कि आज तक हमने पॉलिटी पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा और अचानक से एथिक्स की ज़रूरत क्या आन पड़ी। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमने एथिक्स नहीं पढ़ा है। जो हमारे परिवार में संस्कार मिलते हैं, स्कूल में संस्कार मिलते हैं, वो भी एथिक्स का पार्ट है। लेकिन एज अ सब्जेक्ट आरएएस के लिए एथिक्स की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है? क्योंकि जब आप प्रशासक की भूमिका में जाने वाले हैं तो एक प्रशासक को एथिकल होना बहुत आवश्यक है। जैसे आप देखते हैं ना कि अगर आप आसमान की ओर देखते हैं तो आप देखते हैं कि चांद क्या है, सबको दिखता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रभाव क्षेत्र अधिक होता है। वैसे ही एक प्रशासक होता है, जितना ऊपर प्रशासक की भूमिका है वो अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। वो बोलते हैं ना कि तेरी दो तुझे देखे हजार, सतर्क हो जा। उस प्रशासक की तो दो आंखें हैं लेकिन उसे देखने वाली हजार आंखें हैं, इसलिए उसको नैतिक होना बहुत आवश्यक है। तो जब भी आप आरएएस में सिलेक्ट होकर एक अधिकारी की भूमिका में जाएंगे तो आपको वहाँ नैतिक होना बहुत आवश्यक है और आपको नैतिक होना आपकी वहाँ जिम्मेदारी बन जाएगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, प्रशासकीय नीति शास्त्र। हम जब इस एथिक्स का सिलेबस देखते हैं तो पहली यूनिट में हमें कुछ टॉपिक्स मिलते हैं। पहला टॉपिक है उनमें नीति शास्त्र एवं मानवीय मूल्य। दूसरा टॉपिक है समाज सुधारक, महापुरुष और प्रशासक। इनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? और टॉपिक 1 मतलब हम कह सकते हैं इसको चैप्टर भी कह सकते हैं। चैप्टर 1 के अंतर्गत हमें इन चीज को पढ़ना है। नीति शास्त्र एवं मानवीय मूल्य, समाज सुधारक, महापुरुष और प्रशासकों के जीवन से शिक्षा, मूल्यों को विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका है। नीति शास्त्र एवं मानवीय मूल्य, समाज सुधारक, महापुरुष और प्रशासकों के जीवन से आपको क्या शिक्षा मिलती है, मूल्यों को विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका है। ये चैप्टर 1 के अंतर्गत ये टॉपिक्स हैं। इनके एक एक पॉइंट को हम समझेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि हम जब इन पॉइंट्स को समझ लें तो इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए हम उसको सॉल्व कर पाएँ। जैसे आप देखें कि एक वृक्ष है, आप हर वृक्ष के पत्ते को सिंचित नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप जड़ को सिंचित कर लेते हैं तो पूरा वृक्ष सिंचित हो जाता है। वैसे ही जब हम इन टॉपिक को पकड़ लेंगे, इस टॉपिक को हम जब एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेंगे तो इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं, नीति शास्त्र। सबसे पहले हम देखेंगे कि नीति शास्त्र क्या है।
इसके बाद हम देखेंगे कि प्रशासकीय नीति शास्त्र क्या है। नीति शास्त्र के आयाम। नीति शास्त्र दैट इज एथिक्स और नैतिकता में अंतर। मोरलिटी। नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है? जब हम नीति शास्त्र की बात करते हैं तो नीति शास्त्र को परिभाषित करके सीमित नहीं हो जाना है। नीति शास्त्र क्या है, प्रशासकीय नीति शास्त्र क्या है, नीति शास्त्र के आयाम क्या है, नीति शास्त्र और नैतिकता दैट इज एथिक्स एंड मोरालिटी में डिफरेंस क्या है, नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है, इन सारे बिंदुओं के अंतर्गत हम उस चैप्टर का एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, क्या? नीति शास्त्र। क्योंकि जब भी आप क्वेश्चंस देखेंगे तो सिर्फ नीति शास्त्र क्या है यहाँ तक सीमित नहीं रहता है। वो पूछ सकता है परिणामवादी नैतिकता क्या है, मोरालिटी एंड एथिक्स में डिफरेंस क्या है, उपयोगितावाद क्या है, सुखवाद क्या है, कांट का निरपेक्ष आदेश क्या है। तो जब हम इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो हम वो क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब हम समझते हैं कि नीति शास्त्र क्या है। देखिए, नीति शास्त्र बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और दर्शन शास्त्र। देखिए कि जब हम किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं, उसके कुछ सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि रसायन शास्त्र क्या है कि हम उसके अंतर्गत रसायन कैसे बनते हैं, रसायन की क्या उपयोगिता है, रसायन को किस ऑर्डर में लगाया जाता है, इनका जब हम अध्ययन करते हैं तो क्या बन जाता है? रसायन शास्त्र करते हैं। तो नीति शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र सबसे पहले हमें समझना होगा कि नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। ये कोई स्वतंत्र सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? दर्शन शास्त्र की शाखा। अब हम आपको पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। दर्शन शास्त्र क्या है? जब कभी आप तार्किक रूप से और पूर्वाग्रह से रहित होकर सत्य की खोज करते हैं, तो जिस विषय के अंतर्गत आप तार्किक होकर, पूर्वाग्रह से रहित होकर सत्य की खोज करते हैं, वो विषय है दर्शन शास्त्र। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र की एक शाखा क्या है? नीति शास्त्र। इसकी अन्य शाखाएं कौन सी हैं? आपने सुना होगा तत्व मीमांसा एंड ज्ञान मीमांसा। और तीसरी शाखा क्या है? नीति मीमांसा, जिसे हम कहते हैं नीति शास्त्र। तो हमें यह जानना आवश्यक होगा कि नीति शास्त्र क्या है? दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो क्या करती है? मानवीय आचरण का, ये जो मैं आपको शब्द लिखवा रही हूं, अगर आपकी डेफिनेशन में शब्द आएंगे तभी आपको उसमें मार्क्स मिलेंगे। नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो मानवीय आचरण का वैज्ञानिक दर्शन प्रस्तुत करती है। अच्छा, अब वैज्ञानिक कहने का क्या आशय है? किसी भी विषय का आप व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो वो विज्ञान है।
तो जब आप मानवीय आचरण का व्यवस्थित और क्रमबद्ध कैसे दर्शन मतलब तार्किक और पूर्वाग्रह से रहित होकर अध्ययन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, नीति शास्त्र बन जाएगा। तो नीति शास्त्र क्या है, दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो मानवीय आचरण का वैज्ञानिक दर्शन प्रस्तुत करती है। क्लियर ये पॉइंट? हमने समझा क्या कि दर्शन शास्त्र क्या है, जो तार्किक और पूर्वाग्रह से रहित होकर सत्य की खोज करता है। वैज्ञानिक क्या है, वैज्ञानिक का आशय क्या है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। और दर्शन हमने बताया ये। अब आपके प्रश्न में उठ रहा होगा कि मान लीजिए कोई शेर बकरी को खाता है तो उसने क्या किया, हिंसा की ना, तो आप उसके कार्य को नैतिक मानोगे कि अनैतिक? या फिर गाय घास को खाती है, वो हिंसा नहीं करती है, या फिर गाय हमें दूध देती है, कुछ दे रही है, मतलब दान कर रही है, परोपकार कर रही है, तो आप उसके कार्य को नैतिक मानोगे कि अनैतिक? देखिए, नीति शास्त्र इसकी व्याख्या नहीं करता है। नीति शास्त्र किसकी व्याख्या करेगा? मानवीय आचरण की। क्लियर है कि वो सिर्फ बताएगा कि मानवीय आचरण नैतिक है अनैतिक, पशु का आचरण नैतिक है अनैतिक, ये नीति शास्त्र नहीं बताता। वो हो सकता है कि एनिमल का कोई एथिक्स हो वो बताए। क्लियर ये पॉइंट? तो जब भी हम बात करें तो उसका सेंटर पॉइंट क्या है, मानवीय आचरण। दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो मानवीय आचरण का वैज्ञानिक दर्शन प्रस्तुत करती है वो नीति शास्त्र है। हमें यह क्लियर होना चाहिए कि वो सिर्फ मानव के बारे में बताती है। वैज्ञानिक दर्शन कैसे बताएगी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से कैसे बताएगा कि वो जो भी मानव का कृत्य है वो सही है या गलत है, वो नैतिक है या अनैतिक है, वो उचित है या अनुचित है। तो आप एक तरह से ऐसी भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्ति के कार्यों का नैतिक या अनैतिक, सही या गलत, उचित या अनुचित होने के संबंध में मूल्यांकन करती है। तो वो क्या हो गया, नीति शास्त्र। ठीक है, ये पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब हम पकड़ते हैं अपना एक टर्म, क्या, मानवीय आचरण। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, एक छोटे बच्चे ने गन उठाई और किसी को मार दिया, आप उसके कार्य को नैतिक मानेंगे कि अनैतिक? या फिर आप एक भरी सभा में बैठे और आपको छींक आ गई तो आपके कार्य को नैतिक माना जाएगा कि अनैतिक? देखिए, बच्चे को गन से क्या होता है उसका ज्ञान था क्या? या फिर छींक को रोकना आपके बस में था क्या? या फिर कोई बंधुआ मजदूर है जिससे फोर्सफुली कोई कार्य करवाया जा रहा है, वो उसकी स्वेच्छा से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? तो हर मानवीय आचरण का मूल्यांकन नैतिकता नीति शास्त्र नहीं करता है। किन मानवीय आचरण का मूल्यांकन नीति शास्त्र करता है? जो कि स्वैच्छिक हों, जो कि पर्याप्त ज्ञान के साथ हों। एग्जाम्पल आप यहाँ दे सकते हैं, क्या, बच्चे द्वारा गोली चलाना। यहाँ पे आप दे सकते हैं क्या, छींक आना। पर्याप्त ज्ञान नहीं है तो उस कार्य का मूल्यांकन नीति शास्त्र नहीं करेगा। आपके बस में वो क्रिया नहीं है तो उसका मूल्यांकन नीति शास्त्र नहीं करेगा। नीति शास्त्र ऐसे मानवीय आचरण का मूल्यांकन करेगा जो पर्याप्त ज्ञान के साथ हो, जो उसके स्वेच्छा से हो रहे हों। अच्छा, आपको एक एग्जांपल देते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे बुजुर्ग जो मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं, बड़े लोग, तो वो क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भी मैसेज कहीं भी सेंड हो गया, हो सकता है कि वो मैसेज सेंड करना नैतिक ना हो, लेकिन दादाजी बोलते क्या है, अरे मुझे क्या पता था कि ऐसे उंगली चलाने से वो मैसेज सेंड हो जाएगा। तो वो उनको उस चीज़ का ज्ञान नहीं था, तो उनके उस कृत्य को नैतिक माना जाए या अनैतिक माना जाए,
इसका नीति शास्त्र मूल्यांकन नहीं करेगा। ऐसे कार्यों का ही मूल्यांकन करेगा जो कि स्वैच्छिक है और पर्याप्त ज्ञान के साथ है। एक टर्म और आपको ध्यान रखना है, विकल्पों की उपस्थिति। एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि वो ईमानदार हैं, पर 80% लोग ऐसे ईमानदार होते हैं कि उनको बेईमान बनने का कोई विकल्प ही नहीं था। अगर आपके पास कोई अनैतिक कार्य करने का विकल्प ही नहीं है तो आप नैतिक हैं या अनैतिक हैं, इसके बारे में थोड़ा सा सोच लेना। क्योंकि जब आपके पास अनैतिक होने के पर्याप्त विकल्प उपलब्ध है तब आप नैतिक बने रहते हैं, तभी आपकी नैतिकता का सही मूल्यांकन हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अब्राहम लिंकन जी का एक कथन है कि विपरीत परिस्थितियों में तो हर कोई खड़ा रह सकता है, लेकिन आपके चरित्र का परीक्षण तब होता है जब आपको शक्ति दे दी जाए। आपके पास कुछ करने की शक्ति है ही नहीं, आप कुछ निर्णय ले ही नहीं सकते, और फिर आप दावा कहते हैं मैं तो बहुत ही ईमानदार हूँ, मैं तो बहुत ही नैतिक हूँ, तब कोई मतलब का नहीं। आपके पास अनैतिक होने के कई विकल्प उपलब्ध थे, लेकिन तब भी आप नैतिक बने हैं, तब आपकी नैतिकता का वास्तविक रूप से परीक्षण होता है। तो विकल्पों की उपस्थिति आप समझ रहे हैं कि अनैतिकता के विकल्प होने के बाद भी, अनैतिक होने के विकल्प उपस्थित होने के बावजूद भी आप नैतिक बने रहते हैं। तब आपके नैतिकता का वास्तविक रूप से परीक्षण होता है। एक टर्म होता है क्या, संकल्प स्वतंत्रता। इसका मतलब होता है कि आप कोई भी कार्य स्वेच्छा से पर्याप्त ज्ञान के साथ उसके परिणाम को जानते हुए कर रहे हैं। यदि आप स्वेच्छा से नहीं कर रहे हैं, आपको उस कार्य का ज्ञान नहीं है, परिणाम को नहीं जान रहे हैं, मतलब आप यदि उस कार्य को संकल्प स्वतंत्र के साथ नहीं कर रहे हैं, तो आपके कार्य नैतिक है या अनैतिक, इसका मूल्यांकन नीति शास्त्र नहीं करता है। तो हमने समझा क्या कि नीति शास्त्र क्या है। नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो मानवीय आचरण का वैज्ञानिक दर्शन प्रस्तुत करती है। इन अदर वर्ड्स, नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो मानव के कृत्यों के नैतिक या अनैतिक, सही या गलत, उचित होने या अनुचित होने का मूल्यांकन करती है। ठीक है, और मानवीय आचरण कैसे होना चाहिए? मानवीय आचरण स्वैच्छिक होना चाहिए, पर्याप्त ज्ञान के साथ होना चाहिए। आप बच्चे का एग्जाम्पल डाल सकते हैं। मोबाइल, दादाजी को मोबाइल चलाना नहीं आता, उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन वो मोबाइल से कोई अनैतिक मैसेज सेंड हो जाता है तो उनके कार्य की नीति शास्त्र मूल्यांकन नहीं करेगा। दो टर्म हमने आपको बताए हैं। एक टर्म बताया है क्या, विकल्पों की उपस्थिति। दूसरा टर्म आपको बताया है क्या, संकल्प स्वतंत्र। क्लियर है ये पॉइंट? तो आपने नीति शास्त्र की परिभाषा में इतने सारे टर्म्स को सीखा। मानव का कृत्य नैतिक है या अनैतिक? नैतिक है या अनैतिक, इसके निर्धारण नैतिक, इसके निर्धारक मानदंड कौन से हैं? ठीक है,
अभी तक हमने क्या देखा कि कौन से कृत्य मानव के नीति शास्त्र मूल्यांकन करेगा, जो स्वेच्छा से किए जा रहे हैं, जो पर्याप्त ज्ञान के साथ किए जा रहे हैं, मतलब विकल्पों की उपस्थिति होने के बाद भी किया जा रहा है, संकल्प की स्वतंत्रता के साथ किया जा रहा है। लेकिन वो नैतिक है या अनैतिक, ये किस पे डिपेंड करेगा? इसके लिए 3 मानदंड हैं। पहला मानदंड होता है उस कृत्य की विषय वस्तु, कृत्य की विषय वस्तु या उसका स्वभाव। दूसरा है उस कृत्य को करने के पीछे इरादा क्या था, कृत्य करने का इरादा। तीसरा है कृत्य की परिस्थितियां। ठीक है, तो मानवीय कृत्य नैतिक है या अनैतिक, इसके निर्धारण के 3 मानदंड हैं। कृत्य की विषय वस्तु, कृत्य करने का इरादा और कृत्य की परिस्थितियां। हम एक एक करके एग्जाम्पल से समझेंगे। कृत्य की विषय वस्तु या उसका स्वभाव, मतलब वह कृत्य क्या है। कुछ कृत्य ऐसे होते हैं जो निरपेक्ष रूप से नैतिक होते हैं या निरपेक्ष रूप से अनैतिक होते हैं, वो इसके अंतर्गत आएंगे। मूलतः कृत्य का स्वभाव क्या है, इसके अंतर्गत कृत्य की परिस्थितियां या इरादे से निरपेक्ष होकर कृत्य की नैतिकता या अनैतिकता का मूल्यांकन करते हैं। ऐसे कृत्य का एग्जाम्पल आप बताएं। ऐसे कृत्य का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे बलात्कार, या फिर निर्दोष बच्चों की हत्या करना। आप बताइए कि कोई भी ऐसी परिस्थिति या ऐसा कोई भी इरादा इन कृत्यों को नैतिक बना सकता है? नहीं बना सकता है। ये कृत्य अनिवार्यता अनैतिक रहेंगे। तो ऐसे पहला मानदंड क्या था हमारा, कि उस कृत्य की विषय वस्तु या स्वभाव क्या है। ये विषय वस्तु या स्वभाव परिस्थिति या इरादे से निरपेक्ष होकर नैतिकता या अनैतिकता का परीक्षण करती है। उदाहरण के लिए जैसे बलात्कार, निर्दोष बच्चों की हत्या, कोई भी परिस्थिति, कोई भी इरादा इन कृत्यों को नैतिक नहीं बना सकती है। ठीक है, दूसरा मानदंड क्या है, कृत्य का इरादा। देखिए, एक काम जो नैतिक है अपने इरादे से अनैतिक हो सकता है, एक काम जो अनैतिक है अपने इरादे से नैतिक हो सकता है। तो इसमें लिखा जा सकता है यहाँ कृत्य के
नैतिक या अनैतिक होने का निर्धारण कृत्य के इरादे से होता है। अच्छा, मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। एक ऐसा कृत्य बताती हूँ जो आपको लगेगा कि तो नैतिक है, लेकिन जब आप उस कृत्य के इरादे को जानेंगे तो आपको लगेगा नहीं, ये तो अनैतिक है। कैसे? उदाहरण के लिए, आपने किसी बच्चे की जान बचाई। आप बताओ ये कृत्य नैतिक है क्या अनैतिक? बच्चे की जान बचाना। इसको देख के आपको क्या लग रहा है? बच्चे की जान बचाना ये कैसा है? नैतिक है? बिल्कुल नैतिक है। लेकिन क्यों बचाई बच्चे की जान? ताकि उसे आप बंधुआ मजदूर बना सकें। ये क्या है? इरादा। अब बताओ ये कार्य नैतिक है कि अनैतिक? जब हमने देखा कि बच्चे की जान बचाई, तो बच्चे की जान बचाना तो क्या था? नैतिक था। लेकिन जब हमने उसका इरादा जाना कि बच्चे की जान बचाई ताकि उसे बंधुआ मजदूर बना सके, तो उस इरादे से वो कार्य क्या हो गया? अनैतिक हो गया। ठीक है, तो कृत्य के इरादे ने क्या निर्धारित किया है? वो कार्य नैतिक है या अनैतिक है। बच्चे की जान बचाना एक नैतिक कृत्य है, लेकिन क्यों बचाई? ताकि उसे बंधुआ मजदूर बना सके। उसका इरादा ने उस नैतिक कार्य को अनैतिक बना दिया। दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं कि एक अनैतिक कार्य इरादे से कम अनैतिक हो सकता है। जैसे एक जज का क्या रोल होता है? मतलब नैतिक किस चीज को माना जाता है? कि जिस अनुपात में आपने, मान लीजिए ए अनुपात में आपने अपराध किया, इसको अपन एक ही जगह लिखते हैं क्या? आपने 100% अपराध किया, तो आपको सजा कितनी मिलनी चाहिए? 100% मिलनी चाहिए। ये अनुपात से आप अंदाज लगा लें। लेकिन कोई भी जज आपके 100% को 200% यदि सजा दे रहा है, तो वो क्या हो गया? अनैतिक हो गया। कि आपने जिस अनुपात में अपराध किया ही नहीं, आपको उसके दुगने अनुपात में यदि सजा मिलती तो वो तो अनैतिक हो गया। लेकिन एक जज का एक कथन जो कि बहुत फेमस होता है निवारक दंड की विधि में, कि मैंने आपको सजा इसलिए नहीं दी है कि आपने भेड़ें चुराई हैं, मैं आपको सजा इसलिए दे रहा हूं ताकि आगे भेड़ों की चोरी ना हो। मतलब उसने भेड़ चुराने के लिए फांसी की सजा दे दी, तो ये तो अनैतिक है कि भेड़ चुराना एक बहुत ही मामूली सा कृत्य है, लेकिन आपने उसके लिए फांसी की सजा दे दी, उसके अनुपात में नहीं दिया, तो वो क्या हो गया? अधिक अनैतिक हो गया। लेकिन उसका इरादा क्या है? कि आगे इस तरह से चोरी के कृत्य को रोका जा सके, तो उसके इस इरादे ने उस अनैतिक कृत्य को कम अनैतिक बना दिया। तो आपको समझ आया कि किसी भी कार्य का इरादा उस कार्य की नैतिकता और अनैतिकता में बदलाव कर सकता है। नेक्स्ट, तीसरा मानदंड क्या है? थर्ड है कार्य की परिस्थितियां।
ठीक है। अच्छा ये बताओ, शिकार करना मतलब इसमें अपन लिख सकते हैं ऐसे, इसके अंतर्गत कार्य की नैतिकता या अनैतिकता का निर्धारण कार्य की परिस्थितियां के द्वारा होता है। अच्छा आप मुझे ये बताओ, इसका उदाहरण समझते हैं। शिकार करना क्या है? अनैतिक है। शिकार करना कैसा है? अनैतिक है। मान लीजिए आपने राष्ट्रीय पशु का शिकार किया, आप मान लीजिए टाइगर का शिकार करते हैं, तो टाइगर का शिकार करना इस अनैतिक कार्य को और अधिक अनैतिक बना सकता है। यदि आप बंदर का शिकार करते हैं, तो यदि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो दोनों कार्य अनैतिक हैं, लेकिन बंदर के शिकार करने अनैतिक है, लेकिन अगर आप राष्ट्रीय पशु का शिकार करते हैं तो उस अनैतिक कार्य को और अधिक बना देती है। क्या? कि उस राष्ट्रीय पशु का होना मतलब वो परिस्थितियों का बदलना है ना। शिकार करना अनैतिक है, लेकिन यदि आप राष्ट्रीय पशु का शिकार करते हैं तो क्या हो जाता है? और अधिक अनैतिक। ठीक है। जैसे ही एक चीज और है, मान लीजिए आप दान देते हैं, आप दान दे रहे हैं, दान देना क्या है? नैतिक है। दान देना क्या है? नैतिक है। लेकिन आप किसी वंचित वर्ग को दान दे रहे हैं, शिक्षा के लिए दान दे रहे हैं, तो क्या है? ये नैतिक कृत्य और अधिक नैतिक हो गया। तो क्या हुआ? कार्य की परिस्थितियों ने उस नैतिकता और अनैतिकता की मात्रा में उसके परिमाण में क्या कर दिया? चेंज कर दिया। नैतिक को और अधिक नैतिक, अनैतिक को और अधिक अनैतिक, या नैतिक को कम नैतिक या अनैतिक को कम अनैतिक। कार्य की परिस्थितियां बदल सकती हैं। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया? अभी हमने देख लिया है क्या? नीति शास्त्र क्या है ये देख लिया हमने। और नीति शास्त्र के अंतर्गत जब हमने पढ़ा तो मानवीय आचरण को हमने अच्छे से समझा। इसके आधार समझे क्या? स्वैच्छिक, पर्याप्त ज्ञान। फिर हमने इसका नैतिक या अनैतिक के जो निर्धारक मानदंड हैं वो हमने अभी आपके समझे तीनों। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या? नीति शास्त्र के अंतर्गत नेक्स्ट सब टॉपिक क्या? प्रशासकीय नीति शास्त्र। ठीक है। प्रशासकीय नीति शास्त्र क्या है? देखो, नीति शास्त्र क्या था? किसका मूल्यांकन कर रहा था? मानवीय आचरण का। इसके लिए वो क्या दे रहा था?
कुछ सिद्धांत दे रहा था जो उसके बारे में क्या बता रहे थे कि वो सही है या गलत है, वो उचित है या अनुचित है। ठीक है। अब प्रशासकीय नीति शास्त्र क्या करेगा? प्रशासकीय नीति शास्त्र एक प्रशासक के आचरणों का मूल्यांकन करेगा। कोई भी नीति शास्त्र हो, हम क्या बताएंगे कि नीति शास्त्र की वह शाखा उन सिद्धांतों का समूह जो एक प्रशासक के समाज के प्रति व्यवहार को निर्देशित करता है। ठीक है। प्रशासकीय नीति शास्त्र सिद्धांतों का वह समूह है जो कि एक लोक सेवक के समाज के प्रति व्यवहार के नैतिक या अनैतिक होने का मूल्यांकन करता है। ठीक है। प्रशासकीय नीति शास्त्र सिद्धांतों का वह समूह है जो कि एक लोक सेवक के समाज के प्रति किस तरह का व्यवहार होना चाहिए यह बताता है। उसका व्यवहार नैतिक है या अनैतिक है, सही है या गलत है, उचित है या अनुचित है, इसका मूल्यांकन वो करता है। अच्छा, आप जब भी प्रशासकीय नीति शास्त्र लिखे तो आप ये बता के आए कि हम प्रशासन को क्या बनाना चाह रहे हैं। हम प्रशासन को किस में बदलना चाह रहे हैं? सुशासन में। तो प्रशासक को किस में बदलना होगा हमें? एक नैतिक प्रशासक में। प्रशासन सुशासन में कब बदलेगा? जब प्रशासक नैतिक प्रशासक में बदलेगा। ठीक है। एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि प्रशासकीय नीति शास्त्र प्रशासन में नैतिकता की क्यों आवश्यकता है? देखो, हमने आपको बताया था ना कि अब जब आप आरएएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको अचानक से नैतिक होने की क्या आवश्यकता पड़ गई। इसके कुछ कारण हैं। क्या कारण है? पहला कि ये जो प्रशासक है, प्रशासन में जो भूमिका निभाने वाला प्रशासक है, इसका प्रभाव क्षेत्र, इसकी निर्णय लेने की शक्ति, संसाधन। आप ये बताइए कि एक व्यक्ति जो सिर्फ 2 लोगों को प्रभावित करता है, उसका नैतिक रहे वो या अनैतिक रहे, ज़्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन एक प्रशासक जो एक, अगर आप जिला कलेक्टर हैं या फिर आप एक ब्लॉक में संभाल रहे हैं, तो आप एक बड़े पब्लिक को प्रभावित कर रहे हैं। आपका कोई भी निर्णय एक बड़े पब्लिक सर्कल को प्रभावित कर रहा है, तो आपका वहाँ नैतिक होना या अनैतिक होना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड, मान लीजिए आप बहुत ही नैतिक हो लेकिन आपको कुछ निर्णय लेने की शक्ति ही नहीं है,
आप बहुत नैतिक बने रहें लेकिन आप कुछ निर्णय ही नहीं ले सकते हैं, तो आपके नैतिक होने का कुछ उपयोगिता है? नहीं है। अब जैसे गांधी जी हैं, गांधी जी ने जब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक लीडरशिप की भूमिका निभाई और उनका नैतिक होना पूरे स्वतंत्रता संग्राम को एक नैतिकता की दिशा देता रहा। मतलब उनके निर्णय लेने की शक्ति ने एक बहुत ही बड़े समूह को प्रभावित किया और उनको लीडर होने के नाते उनको वो शक्ति थी कि वो निर्णय ले सकें। तब तो उनका नैतिक होना बहुत इंपॉर्टेंट रहा ना। यदि आप निर्णय ले सकते हैं, वैसे यदि प्रशासक निर्णय लेने की शक्ति है उसके पास, तो उसका नैतिक होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा, देखिए, जब आपके पास संसाधन लिमिटेड हो और हमारा भारत जिसका उद्देश्य ही है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो ऐसे समय में जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो और आपको बहुत उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है और वो प्रशासन की कड़ी जो उसको नैतिक या अनैतिक तरीके से यूज कर सकती है, तो वहाँ पे उसके नैतिक होने के लिए रिक्वायरमेंट है, नैतिक होना उस प्रशासन की आवश्यकता है, तभी वो संसाधनों का समुचित उपयोग करेगा और समाज के वंचित वर्ग तक उन संसाधनों को पहुंचाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि आपको प्रशासन में जब आप जा रहे हैं तो नैतिकता क्यों पढ़नी पड़ रही है, तो बताइए कि मेरा प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाएगा, मेरे पास संसाधन होंगे जिनका मुझे बंटवारा करना है, मेरे पास निर्णय लेने की शक्ति होगी, अतः मेरा नैतिक होना मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक है, तो प्रशासकीय नीति शास्त्र क्यों आवश्यक है? क्योंकि एक प्रशासक का नीति नैतिक होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसका प्रभाव क्षेत्र अधिक है, निर्णय लेने की शक्ति अधिक है, उसके पास संसाधनों का समुचित बंटवारा करने की शक्ति है, उसके पास उसका वो कार्य क्षेत्र है। यदि वो नैतिक नहीं होगा तो समाज की जो एक कड़ी है वो हमेशा वंचित रह जाएगी। क्लियर है? हम थर्ड पढ़ते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा है? नीति शास्त्र पढ़ लिया है, इसकी डेफिनेशन समझ ली है, इसके अंतर्गत हमने मानवीय आचरण वगैरह सब कुछ पढ़ा। फिर हमने अभी समझा क्या? प्रशासकीय नीति शास्त्र। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? नीति शास्त्र के आयाम। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप इस टॉपिक को समझेंगे तो आपको चीज़ों को लिंक करना है। यदि आप लिंक छोड़ देंगे या फिर बीच में से कोई भी टॉपिक समझेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आप जब इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आपको लिंक करना है, इसलिए मैं आपको एक पहले फ्लो चार्ट बना देती हूँ। उस फ्लो चार्ट को जब भी आप पढ़ेंगे तो पहले वो फ्लो चार्ट अपने सामने बना लें, फिर आप उसको पढ़ें, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपने उपयोगितावाद पढ़ा तो किसके अंतर्गत पढ़ा, आपने कांट का निरपेक्ष आदेश पढ़ा तो वो किसके अंतर्गत पढ़ा। ये आप फ्लो चार्ट अपने पास रखिएगा। नीति शास्त्र के आयाम। इसको मूल रूप से पहला है मेटा एथिक्स, इसको बोलते हैं क्या? अधिनीति शास्त्रीय नैतिकता। अधिनीति शास्त्रीय नैतिकता। दूसरा है नॉर्मेटिव एथिक्स। इसको बोलते हैं क्या? मानकीय नीति शास्त्र। तीसरा है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। वर्णनात्मक
नीति शास्त्र। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट अप्लाइड एथिक्स। इसको बोलते हैं व्यवहारिक नीति शास्त्र। ठीक है, नॉर्मेटिव एथिक्स के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? इसके 3 सिद्धांत हैं, इसके प्रिंसिपल। पहला है टेलियोलॉजिकल, इसको बोलते हैं परिणामवादी नैतिकता। परिणामवादी नैतिकता। सेकंड है डियोंटोलॉजिकल, इसको बोलते हैं कर्तव्यवादी नैतिकता। और थर्ड है क्या? वर्चू एथिक्स। इसको बोलते हैं सद्गुण आधारित नैतिकता। एप्लाइड एथिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? आपने पढ़ा होगा एनवायरमेंटल एथिक्स, पर्यावरणीय नैतिकता, कॉर्पोरेट एथिक्स, इंटरनेशनल एथिक्स, इसको क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इसमें बोलेंगे क्या? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नैतिकता। डॉक्टर्स की एथिक्स, सिविल सर्विस की एथिक्स। तो ये जो डिफरेंट फील्ड, डिफरेंट प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, इनकी जो सेक्शनल एथिक्स हैं, एनवायरमेंटल एथिक्स, कॉर्पोरेट एथिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एथिक्स, डॉक्टर्स एथिक्स एंड सिविल सर्विस एथिक्स, ये किसके अंतर्गत आएंगी? अप्लाइड एथिक्स के अंतर्गत। सो आपको ये बनाना है कि नीति शास्त्र के आयाम में हम क्या क्या पढ़ेंगे? अधिनीति शास्त्रीय नैतिकता, मानकीय नैतिकता, वर्णनात्मक नीति शास्त्र एंड व्यवहारिक। नॉर्मेटिव एथिक्स, मानकीय नीति शास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि परिणामवादी नैतिकता, कर्तव्यवादी नैतिकता, सद्गुण आधारित नैतिकता। अप्लाइड एथिक्स में हम इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या होता है, कॉर्पोरेट एथिक्स क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस का एथिक्स क्या होता है, डॉक्टर्स का एथिक्स क्या होता है, सिविल सर्विस का एथिक्स क्या होता है, ये जो लोकसभा के प्रतिनिधि हैं, राज्यसभा के प्रतिनिधि हैं, उनका एथिक्स क्या होता है। तो जो डिफरेंट रोज़मर्रा की आपकी जो ज़िंदगी है, आप जिससे जुड़े हुए हैं, वहाँ आपकी क्या एथिकल वैल्यूज़ होनी चाहिए, वो हमें बताता है क्या? अप्लाइड एथिक्स। ठीक है, अब हम इनके अंतर्गत जब भी पढ़ेंगे तो हम इन, जैसे कि आप परिणामवादी नैतिकता पढ़ेंगे तो आप इसमें कौन कौन से फ्लॉस पढ़ रहे हैं, इसमें आप 2-3 सिद्धांत और पढ़ेंगे, हम आपको आगे बताते हैं इस चार्ट को। जैसे जब आप इसमें पढ़ेंगे तो इसमें आप क्या पढ़ोगे? सुखवाद। इसमें आप पढ़ेंगे क्या? उपयोगितावाद, है ना। इसमें फिलोसोफर कौन है? बेंथम, मिल। ठीक है। डियोंटोलॉजिकल में आप क्या पढ़ेंगे? कांट का निरपेक्ष आदेश। भगवत गीता का निष्काम कर्म। सद्गुण आधारित में आप क्या पढ़ेंगे? सुकरात,
सुकरात ने किसे गुण माना है? प्लेटो, अरस्तु, या आप आगे पढ़ेंगे। तो आपने क्या पढ़ा है? नीति शास्त्र के आयाम। नीति शास्त्र के आयाम में आप क्या पढ़ेंगे? अधिनीति शास्त्रीय नैतिकता, मानकीय नीति शास्त्र, वर्णनात्मक नीति शास्त्र, व्यवहारिक नीति शास्त्र। मानकीय नीति शास्त्र में आप पढ़ेंगे क्या? टेलियोलॉजिकल अप्रोच मतलब परिणामवादी नैतिकता, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच कर्तव्यवादी नैतिकता, वर्चू एथिक्स सद्गुण आधारित नैतिकता। आप टेलियोलॉजिकल में क्या पढ़ेंगे? सुखवाद क्या है, उपयोगितावाद क्या है, इसके दार्शनिक कौन है? बेंथम एंड मिल। डियोंटोलॉजिकल में आप पढ़ेंगे कांट को, कांट में आप पढ़ेंगे निरपेक्ष आदेश एंड भगवत गीता का निष्काम कर्म। वर्चू एथिक्स में आप ग्रीक दार्शनिक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु को पढ़ेंगे। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव एथिक्स पढ़ेंगे। फिर अप्लाइड एथिक्स में आप पढ़ेंगे क्या कि पर्यावरणीय नैतिकता क्या है, कॉर्पोरेट सेक्टर की नैतिकता क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की नैतिकता क्या है, डॉक्टर्स की नैतिकता क्या है, सिविल सर्वेंट्स की नैतिकता क्या है, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ लाइफ इनकी नैतिकताएं क्या हैं, इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो 1 to 1 वी हैव टू स्टार्ट। फर्स्ट, मेटा एथिक्स, दैट इज अधिनीति शास्त्रीय नैतिकता। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है? देखिए, कोई भी वस्तु है, कोई भी सिद्धांत है, कोई भी विचारधारा है, वो नैतिक है या अनैतिक है, मतलब ये नैतिकता का परीक्षण करती है। कोई भी सिद्धांत जिसे आपने नैतिक माना है, ये उसका परीक्षण करती है कि वो नैतिक सिद्धांत नैतिक है या अनैतिक है, वो कृत्य नैतिक है या अनैतिक है। ठीक है, यह है सिद्धांतों की नैतिकता का परीक्षण करती है। ठीक है, अब जैसे अबॉर्शन, इस कृत्य गर्भपात, इस कृत्य को नैतिक माना जाए या अनैतिक? नैतिक या अनैतिक, इसका परीक्षण कौन करता है? अधिनीति शास्त्रीय नैतिकता। ठीक है, हिंसा, हिंसा को नैतिक माना जाए या अनैतिक? ठीक है, मतलब यह है सिद्धांतों की नैतिकता का परीक्षण करती है। ये क्या हुआ? अधिनीति शास्त्रीय नैतिकता। अब आप नेक्स्ट क्या है? मानकीय नीति शास्त्र। मानकीय नीति शास्त्र, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? अधिनीति शास्त्र। अधिनीति शास्त्री ने क्या बताया कि हिंसा नैतिक है या अनैतिक? मानकीय नीति शास्त्र क्या बताएगा कि मनुष्य को हिंसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, या ये बताएगा क्या कि जो मनुष्य ने मतलब कोई भी ए व्यक्ति है, उसके द्वारा की गई हिंसा नैतिक है या अनैतिक? हिंसा नैतिक है या अनैतिक? ठीक है, आई होप कि आपको डिफरेंस क्लियर होगा। अधिनीति शास्त्री ने क्या बताया कि हिंसा नैतिक है या अनैतिक,
लेकिन मानकीय नीति शास्त्र क्या बता रहा है कि मनुष्य को हिंसा करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर कोई व्यक्ति है उसके द्वारा की गई हिंसा नैतिक है या अनैतिक है। मतलब ये क्या बताता है कि यह मनुष्य के आचरण के नैतिक या अनैतिक होने का मूल्यांकन करता है। नैतिक या अनैतिक होने का मूल्यांकन करता है। ठीक है, ये किस आधार पर मूल्यांकन करेगा? इसके लिए 3 सिद्धांत जो भी आपको मैंने बताए थे, परिणाम के आधार पर, कर्तव्य के आधार पर और सद्गुण के आधार पर। तीन सिद्धांत हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? मानकीय नीति शास्त्री पढ़ रहे हैं। मानकीय नीति शास्त्र के अंतर्गत ठीक है। पहला क्या था हमारा? परिणामवाद, परिणामवादी नैतिकता। देखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मानकीय नीति शास्त्र के अंतर्गत नैतिकता निर्धारण के 3 सिद्धांत कौन से हैं, या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परिणामवादी नैतिकता क्या है। तो इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या है? जब मनुष्य के कृत्य का निर्धारण, जब किसी व्यक्ति के कार्य की नैतिकता का निर्धारण उस कार्य के परिणाम के आधार पर किया जाए, उस कार्य के परिणाम के आधार पर किया जाए। तो उस सिद्धांत को क्या बोलते हैं? उस सिद्धांत को क्या बोलेंगे अपन? परिणामवादी नैतिकता का सिद्धांत। ठीक है। जब किसी व्यक्ति के कार्य का नैतिकता का निर्धारण उस कार्य के परिणाम के आधार पर, यहाँ पे हम परिणाम के अलावा क्या यूज कर सकते हैं? साध्य, अर्थात उस कार्य का लक्ष्य क्या है, उसके आधार पर नैतिकता का निर्धारण किया जाए, तो फिर क्या होगा? उस कार्य की नैतिकता का जो सिद्धांत है उसको क्या बोलेंगे? परिणामवादी नैतिकता। इसके अंतर्गत अपन दार्शनिक कौन है देखेंगे। दार्शनिक है जेरेमी बेंथम, स्टुअर्ट मिल। आप लिखिए इनको। जब आप अपना आंसर लिखते हैं और आपको 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, तो आप देखिए, मार्क्स लेने के ना तरीके हैं। जब भी ये साइकोलॉजिकल होता है कि आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप उस 2 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे पॉइंट्स डाल के आते हैं। एक व्यक्ति है जो सिर्फ डेफिनेशन लिखेगा, आप उसमें डेफिनेशन भी लिख देंगे, फटाफट दार्शनिक का नाम भी लिख देंगे और एक एग्जाम्पल भी दे देंगे। आप उस चेक करने वाले को मजबूर कर देंगे कि मुझे 2 नंबर दो, है ना। तो हमें यही करना है। हमें बहुत ऐसे डिटेल नहीं कि हमें 4 लाइन मिली है, 1 2 3 4, तो हम यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ तक खत्म करें। नहीं, 2 लाइन में शाब्दिक अर्थों में अपन डेफिनेशन दो, उसके बाद आप फिलॉसफर। ऐसा नहीं कि इसके अंतर्गत दार्शनिक 1 2 एंड उदाहरण। कौन नहीं देगा 2 नंबर? देंगे, सब देंगे। तो हमने पढ़ा क्या? इसके अंतर्गत दार्शनिक कौन है? जेरेमी बेंथम एंड स्टुअर्ट मिल। ठीक है।
इसका अंतर्गत अन्य जो सब सिद्धांत कहना चाहिए, इसके अंतर्गत जो मेनली सिद्धांत है क्या है? उपयोगितावाद, उपयोगितावाद को बोलते क्या है? मैक्सिमम हैप्पीनेस प्रिंसिपल। ठीक है, इसका आशय है कि आपका काम जितने अधिकतम लोगों को सुख दे सके, अधिकतम लोगों को यदि वो प्रसन्नता दे पा रहा है, सुख दे पा रहा है, अच्छे परिणाम दे पा रहा है, तो वो कहलाएगा उपयोगितावाद। ठीक है, जैसे ही एग्जाम्पल, एक सैनिक है, उसने एक आतंकवादी को मार डाला। उसने क्या किया? हिंसा की ना। कार्य तो क्या है? अनैतिक है ना। लेकिन इसका परिणाम क्या निकला कि उसने 121 करोड़ लोगों की जान को सुरक्षित रखा। तो ये क्या है? एक उपयोगितावाद के अंतर्गत इस सैनिक के कृत्य को क्या माना जाएगा? नैतिक माना जाएगा। ठीक है, एक है सुखवाद। सुखवादी ऐसे मानते हैं, सुखवादियों का मानना है कि हम कोई भी काम करें हमें सुख की प्राप्ति हो। आपने चारवाक का नाम सुना ही होगा। आपको यदि ऋण लेके घी पीना पड़े तो आप उधार लीजिए, घी पीजिए, लेकिन सुखी रहिए। तो ऐसे दार्शनिक क्या मानते हैं कि परिणाम अच्छा होना चाहिए, चाहे वो कैसे आए। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? सुखवादी। तो ये अति सुखवादी थे। कौन? चारवाक। कुछ सुखवादी ऐसे कि जो अच्छे काम करके ही सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन अति सुखवादी क्या कि वो कोई भी साधन नहीं देखते, XYZ कोई भी साधन अपनाइए, लेकिन उसका पर्पस, हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है? सुख प्राप्ति है। ठीक है, तो ऐसे लोग उस कार्य को नैतिक मानते हैं। आप क्या मानते नहीं मानते ये नहीं लिखना है, आपको ये बताना है कि उपयोगितावाद ये मानता है, सुखवाद ये मानता है। ये किसके अंतर्गत है? परिणामवादी नैतिकता के अंतर्गत। हम यहाँ नीति शास्त्री नहीं बनने वाले हैं, हमें तो सिर्फ नीति शास्त्र वालों ने क्या बताया वो बता रहे हैं हम लोग। ठीक है, और फिर आप जब प्रशासक बन जाएंगे तो आपको चूज करना है कि आपको परिणामवाद चूज करना है या फिर कर्तव्यवाद चूज करना है या सद्गुण आधारित नैतिकता चूज करनी है। मतलब गांधी जी जैसे साध्य और साधन दोनों की पवित्रता देखनी है, ये आपका ऑप्शन है चूज करने का। ठीक है, लेकिन अभी हमको क्या करना है कि किसने क्या कहा है, किसके अंतर्गत क्या है, वो हम पढ़ रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि परिणामवाद के अंतर्गत जेरेमी बेंथम एंड स्टुअर्ट मिल, उपयोगितावाद का सिद्धांत, सुखवाद का सिद्धांत, इनके एग्जाम्पल बता दें, सैनिक का और सुखवाद में चारवाक का। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं क्या? कर्तव्यवाद। कर्तव्यवादी नैतिकता। ठीक है, यहां क्या मानते हैं इसके समर्थक? किसी व्यक्ति के कार्य की नैतिकता का निर्धारण उसके कर्तव्य कि नैतिक या अनैतिक होने के आधार पर करते हैं। नैतिक या अनैतिक होने के आधार पर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब साधन की नैतिकता देखते हैं। किसकी? साधन की नैतिकता। देखो ये है साध्य, कैसे आप प्राप्त कर रहे हैं, ये है साधन। तो इन्होंने फोकस किस पे किया है? इस पे। और परिणामवादी किस पे कर रहे थे?
इस पे, ठीक है। इसमें हम आपको अपने को पढ़ना है क्या, कांट। कांट, सिर्फ कांट की दर्शन पे ही आपके 4-5 नंबर का प्रश्न आ सकता है, 10 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है। तो कांट की नैतिकता, कांट का निरपेक्ष आदेश क्या है, इसको हम समझेंगे। तो हमें सबसे पहले जब भी कांट के बारे में लिखना होगा तो हम ये लिखेंगे कि कांट क्या है, कर्तव्यवादी नैतिकता का समर्थन करता है। क्लियर? इसने क्या बोला था कि मनुष्य को परिणाम और इच्छा, भावना, इन सब से निरपेक्ष होकर, इन सभी से निरपेक्ष होकर नैतिक कर्तव्य को ही सर्वोपरि रखना चाहिए। सर्वोपरि रखना चाहिए। तो ये जब आप बताते हैं कि कांट का निरपेक्ष आदेश क्या है, तो यही है, ठीक है। क्या है कि मनुष्य को परिणाम की इच्छा ना करे, उसकी भावनाओं पे डिपेंडेंट ना रहे, उसकी जो इच्छाएं हैं उस पे डिपेंडेंट ना रहे, इन सभी से मुक्त होकर क्या कर्तव्य है इस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कांट की नैतिकता, और इसको क्या बोलते हैं, निरपेक्ष आदेश। इसके दो तत्व हैं, कांट के निरपेक्ष आदेश के दो तत्व हैं। ठीक है, ये जरूर लिखिएगा। पहला है, फर्स्ट क्या है, सार्वभौमिकता। और दूसरा है मनुष्य की गरिमा। सार्वभौमिकता एंड मनुष्य की गरिमा। तो कांट ने क्या कहा था कि आप परिणाम से निरपेक्ष रहें, इच्छाओं से निरपेक्ष रहें और संवेग से निरपेक्ष रहें। आप सिर्फ नैतिक कर्तव्य पर फोकस करें। तो नैतिक कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य की नैतिकता का निर्धारण के दो मानदंड है। यदि कोई ऐसा कर्तव्य किया जा रहा है जिसे सार्वभौम किया जा सके तो उस कर्तव्य को नैतिक माना जाएगा। दूसरा, ऐसा कोई कर्तव्य जिसमें मनुष्य को साध्य माना हो, मनुष्य की गरिमा को महत्व दिया हो, तो उसे नैतिक कर्तव्य माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मनुष्य को वही कर्तव्य करना चाहिए, वही कर्तव्य करना चाहिए जिसे वह सार्वभौम बना सके। जैसे प्रेम, दया, है ना। ऐसे कुछ वैल्यूज हैं ये, जिनके आप एक देश से दूसरे देश में बदल जाएं, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, कोई भी परिस्थिति है, लेकिन इनको हमेशा नैतिक ही माना जाता है, ठीक है। दूसरा है मनुष्य की गरिमा। मनुष्य को हमेशा साध्य मानना चाहिए। साध्य मानना चाहिए, ठीक है। मनुष्य को हमेशा साध्य मानना चाहिए। आपको मालूम है कि दास प्रथा में उनको आर्थिक लाभ होते थे, मतलब उनका परिणाम ठीक था। दास बनने के बाद उनको कुछ
सुख सुविधाएं भी मिलती थी, कुछ परिणाम आर्थिक अच्छे परिणाम भी मिलते थे, लेकिन कर्तव्यवादी नैतिकता के समर्थकों ने उसे गलत माना। क्यों? क्योंकि उसमें मनुष्य को, दास को साध्य नहीं माना है, साधन माना है। आर्थिक परिणाम अच्छे प्राप्त होने के बाद भी परिणाम पर फोकस नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसमें मनुष्य की गरिमा का उल्लंघन हुआ है। तो आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, दास प्रथा को अनैतिक माना है। अनैतिक माना, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है अभी? हमने पढ़ा है क्या? कर्तव्यवाद। कर्तव्यवाद में हमने क्या पढ़ा? कांट का निरपेक्ष आदेश। उसमें अपने को दो तत्व पढ़ना है, सार्वभौमिकता और मनुष्य की गरिमा। मनुष्य को वही कर्तव्य करना चाहिए जिसे वह सार्वभौम बना सके। दूसरा, मनुष्य को हमेशा साध्य मानना चाहिए, ठीक है। इसके अंतर्गत एक और चीज पढ़ते हैं हम, वो है भगवत गीता। ये आपके सिलेबस में अलग से भी दे रखा है, भगवत गीता का निष्काम कर्म। एक यूनिट ही दे रखी है, भगवत गीता का निष्काम कर्म, भगवत गीता का नीति शास्त्र और उसका प्रशासन में क्या प्रयोग है, क्या प्रासंगिकता है। तो इसमें भी हम पढ़ लेते हैं कि भगवत गीता का निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का आशय है बिना परिणाम की चाह से, बिना परिणाम की चाह से, या फिर कहना चाहिए अनासक्ति या वैराग्य। इन ऐसे कर्म यदि करते हैं, आप सिर्फ कर्म करने पर फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका धर्म है, आपका स्वधर्म है। निष्काम भगवत गीता में उसको स्वधर्म बोला है कि मनुष्य को अपना कर्तव्य करना चाहिए। क्या उसका परिणाम है, क्या मुझे उससे लाभ मिलने वाला है, इस पर फोकस नहीं करना चाहिए। तो आप जब भी कर्तव्यवादी नैतिकता बताएं तो एक आपने पाश्चात्य दार्शनिक बताया क्या, कांट, दूसरा आप भारतीय दर्शन में भगवत गीता बता सकते हैं, ठीक है। एंड तीसरा अपन पढ़ रहे हैं, अभी अपन ने क्या पढ़ा? परिणाम पढ़ लिया, दूसरा हमने कर्तव्य पढ़ लिया, कर्तव्य आधारित नैतिकता। अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं सद्गुण। ये किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम? मानकीय नीति शास्त्र के अंतर्गत। लिंक कर पा रहे हैं ना? कर पा रहे होंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये ध्यान रखो, मेटा एथिक्स हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे थे क्या? मानकीय नीति शास्त्र। इसमें हमने परिणामवादी नैतिकता पढ़ ली, कर्तव्यवादी नैतिकता पढ़ रही। अब हम पढ़ने वाले क्या है? सद्गुण आधारित नैतिकता। ये ना तो परिणाम पे फोकस करता है, ना ही कर्तव्य पर फोकस करता है। यह फोकस करता है कि जो व्यक्ति कर्तव्य कर रहा है वो सद्गुणी है कि नहीं है, उसमें गुण है कि नहीं है, ठीक है। तो यह नैतिकता का निर्धारण, यह व्यक्ति के नैतिक या अनैतिक होने का निर्धारण उसके सद्गुणों के आधार पर करता है। ठीक है, सद्गुण किन्हें माना गया है? ये अलग अलग दार्शनिक अलग जनरली किसको मानते हैं? जैसे आप में धैर्य है, आप में साहस है, आप में बुद्धि है, आप में विवेक है, आप में ज्ञान है, आप परोपकारी हैं, ठीक है।
ये क्या है? सद्गुण है। लेकिन ग्रीक दार्शनिक, इसके अंतर्गत जब अपन दार्शनिक बताएंगे तो इसमें क्या बताएंगे? सद्गुण आधारित में, इसमें दार्शनिक। क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये लिखना है जरूर, दार्शनिक एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें दार्शनिक क्या पढ़े? जैसे अपन ने पढ़ा क्या? सुकरात। तो सुकरात ने क्या माना है? एक ही सद्गुण माना है, वो क्या है? ज्ञान। प्लेटो, प्लेटो ने 4 सद्गुण माने हैं। कहीं कहीं 3 भी मिलते हैं, कहीं कहीं 4 भी मिलते हैं। पहला है विवेक, दूसरा है साहस, तीसरा है विवेक, साहस, संयम, चौथा है न्याय। ठीक है। वो बोलता है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत देखो, प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या बोलता है कि यदि राजा क्या हो? विवेकी हो। यदि सैनिक वर्ग क्या हो? साहसी हो। और व्यापारी वर्ग संयमी हो, तो क्या हो जाएगा? न्याय सुनिश्चित हो जाएगा। वो कहता है कि व्यक्ति को उसके गुण के आधार पर भूमिका मिलनी चाहिए। ठीक है। तो आपने सुकरात, एक थर्ड आपने सुना होगा नाम अरस्तु का। अरस्तु मूल रूप से 2 सद्गुण मानता है, एक है बौद्धिक, दूसरा है नैतिक। अरस्तु का कहना है कि इसको अध्ययन के द्वारा प्राप्त किया जाता है और इसको अभ्यास के द्वारा। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा भी? ये सद्गुण आधारित नैतिकता। अब हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप तीनों नैतिकता क्लियरली डिफरेंट कैसे उनके पर्सपेक्टिव हैं आप समझ जाएंगे। जैसे टेलियोलॉजिकल मतलब परिणाम, परिणाम। डियोंटोलॉजिकल मतलब कर्तव्य एंड वर्चू मतलब सद्गुण। ठीक है। अब देखो, हम एक एक्ट ले रहे हैं यहाँ पे, क्या? दान। परिणामवादी दान क्यों करेगा? उसका कहना है दान करने से लोगों की भलाई होती है। डियोंटोलॉजिकल दान क्यों करेगा? दान करना एक नैतिक कर्तव्य है। और सद्गुण वाला दान क्यों करेगा? क्योंकि उसने दान किया क्योंकि वह परोपकारी है, या हाँ, क्योंकि वह परोपकारी है। अब आप समझिए, परिणामवादी ने क्या फोकस किया? लोगों की भलाई। कर्तव्यवादी ने क्या फोकस किया? दान करना एक नैतिक कर्तव्य है। और सद्गुण वाले ने क्या फोकस किया कि मैं परोपकारी हूँ इसलिए दान किया, या उसने दान किया क्योंकि वो परोपकारी है। क्लियर है डिफरेंस? तो मानकी नीति शास्त्र में हमने 3 अप्रोच पढ़ी, परिणामवादी नैतिकता, कर्तव्यवादी नैतिकता और सद्गुण आधारित नैतिकता। और तीनों का आपको क्लियर डिफरेंस एक एग्जाम्पल से समझ में आ गया। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं क्या? उसका आयाम, तीसरा आयाम क्या था? डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव या फिर वर्णनात्मक नैतिकता। ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना है? ये है क्या? देखो, कई लोग तो नैतिकता के आयाम में इसको शामिल ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मूल्यांकन नहीं करता है, ये मूल्यांकन रहित, मूल्यांकन रहित, ये कोई भी कार्य का मूल्यांकन नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है? जो भी रीति रिवाज प्रचलन में है, रीति रिवाजों का अनुभवजन्य वर्णन है।
ओके। वर्णनात्मक नैतिकता क्या है? रीति रिवाजों का अनुभवजन्य वर्णन है कि यहाँ ऐसा होता है, बड़ों का आदर यहाँ पैर छूकर करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, बड़ों का आदर भारतीय समाज में पैर छूकर करते हैं। ओके। रीति रिवाजों का क्या करता है? अनुभवजन्य वर्णन करता है। कई लोग तो इसे नीति शास्त्र के आयाम में शामिल नहीं भी करते हैं, लेकिन कहीं कहीं इसका नाम मिलता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है अप्लाइड एथिक्स। फोर्थ आयाम क्या था? अप्लाइड। व्यवहारिक नीति शास्त्र। व्यवहारिक नीति शास्त्र क्या करता है? हमारे रोजमर्रा का जीवन जो है, रोजमर्रा के जीवन से संबंधित है ये। और इस जीवन के संबंध में हमारे आचरण को क्या करता है? निर्देशित करता है कि वो नैतिक कैसे बने रहें। ठीक है, अब हम इसमें एग्जाम्पल देखेंगे। अप्लाइड एथिक्स क्या है? रोजमर्रा के जीवन से संबंधित है और उस जीवन में हमारे आचरण को नैतिक होना कैसा, किन सिद्धांतों के थ्रू हम नैतिक हो सकते हैं, ये सभी बताएगा। इसमें एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं आप? पर्यावरणीय नैतिकता, एग्जाम्पल पर्यावरणीय नैतिकता। है ना? आप इसमें अगर किसी का नाम देना चाहें तो आप बिश्नोई समाज, जिनका पर्यावरण के प्रति विशेष लगाव रहता है ना, ये दे सकते हैं। चिपको आंदोलन वाला आप बता सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सिविल सर्वेंट भी हैं। अच्छा, इसमें गांधी जी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। गांधी जी का कैसे? कि उन्होंने स्वयं लीडरशिप लेकर, जब वो टॉयलेट साफ करते थे तो उन्होंने क्या है, लोगों को साफ सफाई का संदेश दिया। आप इसमें आप संविधान के डीपीएसपी का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भारत के संविधान में पर्यावरण के संरक्षण की बात कही गई है, तो पर्यावरणीय नैतिकता का पालन करने की वो सीख देती है। ठीक है, या फिर हमारे यहाँ पे जो क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये सब क्या बताती है? पर्यावरणीय नैतिकता ही बताती है। ठीक है, तो इसमें आप क्या बता सकते हैं? ये सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसमें इसके अंतर्गत क्या क्या करना वो है, शामिल है। जैसे आप प्रदूषण कम करने के लिए उपाय कर रहे हैं, प्रदूषण कम करना। सेकंड, आप क्या रख रहे हैं? स्वच्छता रख रहे हैं, जल संरक्षण कर रहे हैं, मृदा संरक्षण कर रहे हैं, पर्यावरणीय ज्ञान रख रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं। तो ये सारे कंपोनेंट किसके अंतर्गत आएंगे? पर्यावरणीय नैतिकता के अंतर्गत आएंगे। जैसे अब एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नैतिकता। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नैतिकता, अब इसमें क्या है, क्या तत्व शामिल हैं? देखो, इसके बारे में भी हमारे संविधान बोलता है। कौन सा आर्टिकल बोलता है? डीपीएसपी का आर्टिकल 51 बोलता है।
कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्वस्थ बनाए रखने के बारे में। इसमें तत्व क्या है? शांति, सौहार्द, सहयोग। आजकल पर्यावरण के मुद्दे भी अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता में शामिल हो गए हैं। पर्यावरण, ये सारे मुद्दे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नैतिकता है। आप यहाँ बता सकते हैं क्या? कॉर्पोरेट एथिक्स। इसमें क्या है? जैसे कि शेयर होल्डर्स रहते हैं, एक कंपनी है, कंपनी ए, इसके ये सब शेयर होल्डर हैं, तो क्या है? इनके बीच में क्या बनी रहे? ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ठीक है। दूसरा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बने रहे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। CSR का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब क्या है? कॉर्पोरेट एथिक्स है। ठीक है। तो इस तरह से कोई भी अगर आपको अप्लाइड एथिक्स पूछता है तो आप कोई भी एग्जाम्पल देके उसको समझा सकते हैं। 10 नंबर का पूछता है, आप 2-3 एग्जाम्पल दे दें, उनके तत्व बता दें, उनसे रिलेटेड कोई व्यक्ति बता दें, है ना। तो हमने नीति शास्त्र के आयाम को समझ लिया है। क्या क्या समझा है? हमने मेटा एथिक्स पढ़ा, इसके बाद नॉर्मेटिव एथिक्स पढ़ा, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स पढ़ा, फिर हमने अभी अप्लाइड एथिक्स पढ़ा। इसके अंतर्गत क्या क्या है सब समझ लिया है। अब हम एक कॉन्सेप्ट है एथिक्स और मॉरलिटी, इनमें कुछ डिफरेंस है, वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। आपने नाम सुना होगा एथिक्स, एक नाम सुना होगा मॉरलिटी। देखो हिंदी में तो दोनों को ही नैतिकता बोलते हैं, कई बार यहाँ पे नीति शास्त्र मिल जाता है, पर एथिक्स को भी नैतिकता बोलते हैं और इसको डिफरेंस क्रिएट करने के लिए नैतिकता बोल देते हैं। इनमें हम डिफरेंस समझेंगे। ठीक है। देखो पहला डिफरेंस क्या है? ये भी क्या है? एक सिद्धांतों का समूह है, ए भी क्या है? एक सिद्धांतों का समूह है। दोनों ही क्या करते हैं? दोनों में पहले समानता देख लीजिए। दोनों ही क्या करते हैं? सही या गलत, उचित या अनुचित, इनका मूल्यांकन करते हैं। ठीक है। लेकिन एथिक्स और मॉरलिटी जब हम अलग अलग बोलते हैं तो इन दोनों का क्या आशय है? एथिक्स हमेशा किसके दृष्टिकोण से होता है? समाज के दृष्टिकोण से या दूसरे के दृष्टिकोण से। इसमें क्या है? स्वयं के दृष्टिकोण से। हम कोई भी चीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मेरी नैतिकता में वो शामिल है कि नहीं है, वो मैं करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती हूँ, या मेरे दृष्टिकोण से वो नैतिक है कि नहीं है, वो किसके अंतर्गत आएगा? मॉरलिटी के अंतर्गत। इसमें स्वयं का दृष्टिकोण। दूसरा, जैसे कि संविधान या प्रोफेशनल कोड, जो भी हमने आपको बताया, इनके दायरे में है तो इसका प्रभाव क्या होता है? सीमित प्रभाव। और ये क्या है? व्यापक प्रभाव रखती है। ये किसी संस्कृति के मानदंडों में सीमित नहीं रहती है। ठीक है। ये क्या है? इसमें लचीलापन संभव है। ये लचीलापन है इसमें, मतलब इसमें चेंजेस ज़्यादा आसानी से संभव है। ये कम लचीली है क्योंकि व्यक्ति के जो आंतरिक मूल्य होते हैं, आपने देखा है कि कई बार सामाजिक दृष्टिकोण बदल जाता है, हमारे संविधान में अमेंडमेंट हो जाते हैं, न्यायपालिका के निर्णय बदल जाते हैं समाज के परिवेश के अनुसार, लेकिन आपने देखा कि घर के बुजुर्ग जो होते हैं उनकी सोच नहीं बदलती। क्लियर है कि कुछ चीज़ें समाज ने अडॉप्ट कर ली हैं, कुछ चीज़ें संविधान ने अडॉप्ट कर ली हैं, कुछ चीज़ें न्यायपालिका में निर्णय के द्वारा आ चुकी हैं, लेकिन समाज का जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो कहता है कि मैं नहीं मानता। मतलब नैतिकता, व्यक्तिगत दृष्टिकोण को बदलना अधिक कठिन है, सामाजिक दृष्टिकोण बदलना कंपैरेटिवली आसान है। नेक्स्ट, डिफरेंस क्या रहेगा कि ये व्यक्ति क्यों मानता है? क्योंकि समाज ने ऐसा बोला है। और ये व्यक्ति क्या है? स्वयं प्रेरणा होती है यहाँ पे,
समाज का यहाँ दबाव होता है और यहाँ पे स्वयं प्रेरणा होती है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति नीति शास्त्र का पालन कर रहा हो लेकिन नैतिक ना हो, लेकिन नैतिक नहीं। जैसे कोई व्यक्ति सिविल सर्वेंट अच्छा हो, वो उसके जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट है उसको वो पालन कर रहा है, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट कर रहा है, जो भी उसको कोड ऑफ कंडक्ट में मेंशन है सब पालन कर रहा है, लेकिन हो सकता है वो व्यक्तिगत रूप से अनैतिक हो। और ऐसा यहाँ भी संभव है कि कोई व्यक्ति नैतिक होते हुए नीति शास्त्र का उल्लंघन कर सकता है। उल्लंघन, जैसे गांधी जी, तत्स समय में जब ब्रिटिश टाइम था उस समय ब्रिटिशर्स की एथिक्स अलग थी, लेकिन गांधी जी उसका उल्लंघन क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो उनके नैतिक मूल्यों से मैच नहीं कर रही थी। तो वो नैतिक होते हुए भी तत्समय की नीति शास्त्र का क्या कर रहे थे? उल्लंघन कर रहे थे। इसके एग्जाम्पल जैसे कॉर्पोरेट एथिक्स, मतलब जो हमने ये शाखाएं पढ़ी ना, कॉर्पोरेट एथिक्स, IR एथिक्स, ये सब क्या है? नीति शास्त्र है। और इसका क्या है? स्वयं के जो वैल्यू सिस्टम होते हैं, वैल्यू सिस्टम, हमारे जो मूल्य होते हैं वो क्या है? हमारी मॉरलिटी डिसाइड करते हैं। क्लियर है डिफरेंस? एंड लास्ट टॉपिक हम इसका पढ़ रहे हैं नीति शास्त्र, मतलब इस चैप्टर का नीति शास्त्र वाला जो पार्ट है उसमें अपन कंप्लीट कर रहे हैं। उसका लास्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? नीति शास्त्र का सार तत्व। नीति शास्त्र का सार तत्व। कई बार आपको ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या है ये? तो नीति शास्त्र का सार तत्व, देखो कोई भी चीज़ अगर हम कहें कि मनुष्य का सार तत्व क्या है? मनुष्यता। अगर आप मिठाई खा रहे हैं और यदि वो मीठी नहीं है तो मिठाई, स्वीट का सार तत्व क्या है? स्वीटनेस। वैसे ही मतलब सार तत्व का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा तत्व यदि वो एब्सेंट हो जाए तो वो चीज़ ही ना रहे। तो नैतिकता में ऐसा क्या है कि यदि वो एब्सेंट हो गए तो नैतिकता नहीं रह जाएगी। क्लियर है पॉइंट? कि ऐसा कोई तत्व अनिवार्यता जो उस चीज में उपस्थित होना चाहिए जो उसके चरित्र का निर्धारण करे। यदि वो तत्व चला गया तो वो वही ना रह जाए। यदि मिठाई में मीठा पानी ना रह जाए तो मिठाई रह जाएगी क्या? वैसे ही यदि अगर मनुष्य है और यदि उसमें मनुष्यता नहीं है तो हम बोलते ना ये मनुष्य नहीं, ये जानवर जैसा है। क्यों? क्योंकि मनुष्यता नहीं रहेगी तो आपको मनुष्य कहलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसा कोई तत्व नीति शास्त्र में भी है क्या कि जो उसके सार तत्व को बताए, मतलब वो जो उसका सार तत्व कहलाए। तो जब भी हम नैतिकता की बात करते हैं तो आप देखिए, जब भी हम नैतिकता की बात करते हैं तो उसमें एक चीज कंपलसरी रहती, क्या? वो है परहित। परहित, परहित, दूसरों की भलाई। ठीक है, ये अनिवार्यता रहनी चाहिए। दूसरा, मनुष्य का आचरण, मतलब ये किसी पशु के आचरण को नहीं बताती, मनुष्य का आचरण होना चाहिए। और कैसा आचरण होना चाहिए? स्वैच्छिक, पर्याप्त ज्ञान के साथ, परिणाम की जानकारी के साथ। ठीक है, स्वैच्छिक है, पर्याप्त ज्ञान के साथ है, परिणाम की जानकारी के साथ है, मतलब संकल्प स्वतंत्र के साथ है, तो वो ही कार्य नैतिकता या नीति शास्त्र के अंतर्गत मूल्यांकित किया जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि नीति शास्त्र के सार तत्व में पहला पॉइंट क्या हो गया कि वो परहित होना चाहिए, दूसरों के बारे में भलाई होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? मनुष्य का आचरण। तीसरा पॉइंट क्या है? इसमें सिद्धांत होते हैं, सिद्धांतों का समूह होता है जो क्या करता है? सही या गलत, नैतिक या अनैतिक, का मूल्यांकन करता है। ठीक है, चौथा होनी चाहिए क्या? सार्वभौमिकता। पांचवा होना चाहिए क्या? विश्लेषण।
मतलब किसी सिद्धांत को सिर्फ इसलिए स्वीकार ना किया जाए कि वो क्या है, समीचीन है, स्वीकार योग्य है, उसको इसलिए स्वीकार किया जाए या उसका विश्लेषण इस आधार पर किया जाए कि वो नैतिक है या अनैतिक है। क्लियर है? तो जब भी आपको नीति शास्त्र का सार तत्व पूछा जाए तो आपको ये 5-6 पॉइंट लिखना है। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्वीकार्यता की वजह, स्वीकार्यता की वजह नैतिकता का मूल्यांकन। मतलब ऐसा कोई सिद्धांत हो सकता है कि जो स्वीकार्य हो लेकिन नैतिक ना हो, तो हम नैतिकता का जब भी सार तत्व पढ़ेंगे तो हम उसकी नैतिकता का निर्धारण करेंगे, ना कि स्वीकार्यता का। तो आपने आज पहले चैप्टर का एक ही पॉइंट पढ़ा है अभी, नीति शास्त्र, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मानवीय मूल्यों के बारे में। थैंक यू।